नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं रान्या राव केस की। ये मेरे पास जो डॉक्यूमेंट आप देख रहे हैं, दरअसल ये अरेस्ट मीमो है। इसमें बिल्कुल स्पेसिफिक जानकारी सामने आई है कि रान्या को कहाँ से पकड़ा, उसके पास से क्या क्या बरामद हुआ। मैं वो पढ़ देता हूँ। डीआरआई के अधिकारियों ने ये डॉक्यूमेंट रिलीज किया है जब अरेस्ट किया था रान्या राव को। रान्या राव को जो ये बताते हैं बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पकड़ा गया। ये फ्लाइट थी एमिरेट्स फ्लाइट नंबर EK566 जो कि टर्मिनल 2 पर आई थी। वहां पर 6:30 बजे 3 तारीख को पकड़ा गया। अब ये जानकारी थी डीआरआई के अधिकारी को कि वो गोल्ड स्मगलिंग में शामिल है। वो ग्रीन्स चैनल क्रॉस कर रही थी। अधिकारियों ने उनके पास जो क्या क्या था वो मैं आपको बता देता हूं। उनके पास अधिकारियों ने पूछा कि क्या आपके पास गोल्ड है, तो राणे ने मना कर दिया। इसके बाद अधिकारियों ने कहा कि आप एक काम कीजिए, आपकी हम चेकिंग करेंगे। इसके बाद DFMD जो कि लगाया गया था एंट्रेंस पर ग्रीन चैनल के, वहां पर बैग चेक किया गया उनका। इसके अलावा उनका हैंड बैगेज और ट्रॉली बैग चेक किया गया। आप सोचिए 2 बैग चेक किए गए। जब चेक किए गए तो वो रिपोर्ट आई नेगेटिव, लेकिन कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंडिकेशन थे मेटल डिटेक्शन के। आप सोचिए, अब ऐसे में बड़े अधिकारी सख्ते में आ गए कि भाई रिपोर्ट तो ये आ रही है, मशीन तो ये कह रही है, लेकिन इनके दोनों बैग जो हैं वो उसमें कुछ नहीं है। जब इनकी पर्सनल सर्च किया गया तो आप सोचिए इनके पास गोल्ड बार इन्होंने अपनी वेस्ट यानी कमर पर काफ मसल यानी कि जो टांग का पिछला हिस्सा होता है काफ मसल, इन्होंने क्रेप बैंडेज और टिश्यू के जरिए छिपा रखे थे। यानी कि टिश्यू लगा रखे थे, उसके ऊपर क्रेप बैंडेज बांध रखी ताकि ऐसा लगे मेरे को चोट लगी हुई है। पैसेंजर ने जो गोल्ड बार थी वो अपने जूते में भी, और जो फ्रंट पॉकेट थी, जो इन्होंने कपड़े पहने हुए थे फ्रंट पॉकेट पर भी छुपा रखे थे, जूतों के अंदर भी छिपा रखे थे। यानी 4 जगहों पर ये ऑफिशियल जानकारी है जो दी है, जो छिपा रखी थी। इसके बाद आप सोचिए जब ये पूरा वेट किया गया तो करीब 12 करोड़ के आसपास का गोल्ड, 24 कैरेट गोल्ड था ये। वेट था इसका 14,213 ग्राम अराउंड। और इसके बेसिस पर इनको ये कहा कि भाई अब आपको हम डिटेन कर रहे हैं। इसके बाद इनके घर पहुंची डीआरआई की टीम, क्योंकि इंफॉर्मेशन थी कि इनके घर पर भी कुछ कैश हो सकता है। ये रहती हैं लेवलीला रोड बेंगलुरु में। वहां पर इनके हस्बैंड मिले जिनका नाम था जतिन विजय कुमार। जब वहां सर्च किया गया तो आप सोचिए वहां पर क्या क्या मिला। करीब 2 करोड़ रुपए और ज्वेलरी मिली 2 करोड़ रुपए की घर के अंदर से। उसके बाद आप सोचिए, इसके बाद जब इनसे पूछा गया कि भाई ये कहां से है, तो ये कोई स्पेसिफिक जवाब नहीं दे पाई। जो आरोप लगे हैं वो क्या आरोप लगे हैं वो मैं आपको बताता हूं। दरअसल नो बैगेज डिक्लेरेशन वॉज फाइल्ड अंडर सेक्शन 77 ऑफ द कस्टम एक्ट। कोई बैगेज डिक्लेरेशन इन्होंने फाइल ही नहीं की थी। ये जानकारी निकल कर आई जब ये भारत पहुंची थी थ्रू द ग्रीन चैनल, यानी ग्रीन चैनल के जरिए जो भारत पहुंची थी। इन्होंने कोई डिक्लेरेशन नहीं दी थी कि इनके पास बैगेज। इसके अलावा द पैसेंजर, बल्कि पैसेंजर स्टेटेड दैट शी डिड नॉट हैव एनीथिंग टू डिक्लेयर। उनके पास कुछ डिक्लेयर करने के लिए नहीं है। लेकिन जब उनका पर्सनल सर्च किया गया तो आप सोचिए क्या क्या निकला, जो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद इनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई 4 तारीख को, 4/3 को, जिसमें इन्होंने बताया कि इन्होंने अपनी बॉडी में ये सब चीज़ें छिपाई हैं, कोई डिक्लेरेशन इन्होंने नहीं दी है। और इसके बेसिस पर ये गोल्ड स्मगल का केस बनता है। और ये इस बेसिस पर जो एजेंसीज हैं उन्होंने इस बाबत मुकदमा दर्ज किया। जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि करीब 12 करोड़ का ये गोल्ड था जिसके बेसिस पर ये मुकदमा दर्ज हुआ। इन्होंने ये भी बताया अपनी स्टेटमेंट में कि डेट ऑन प्रीवियस 2 ओकेशंस, इससे पहले भी 2 ओकेशंस ऐसी थी जिसमें दुबई कस्टम अधिकारियों को इन्होंने धोखा दिया था। ये दरअसल वहाँ से स्मगल करके लाई थी और उसके बाद ये कहीं और चली गई थी और फिर रूट डाइवर्ट करके यहाँ पहुँची थी। आप सोचिए कितनी शातिर थी ये लेडी। और ये बातें कर रही है डीजीपी की बेटी। अब डीजीपी की भूमिका की भी जांच हो रही है। सीआईडी जांच हालांकि वापस ले ली गई, लेकिन डीजीपी के रोल के लिए सरकार ने कमेटी का गठन कर दिया है। वो कमेटी जांच कर रही है। आगे बताता हूं जो ये अरेस्ट मीमो है इसमें और क्या क्या है जो इन्होंने ऑफेंस किए हैं वो मेंशन किए हैं। दरअसल नेहा कुमारी है जो सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर है डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की,
जिन्होंने इस बाबत कंप्लेंट दी है और इनके खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हुए हैं वो कस्टम एक्ट के तहत हुए हैं। इसके अलावा इनके खिलाफ जो मुकदमे बेंगलुरु जो ब्रांच है डीआरआई की उन्होंने दर्ज किया है। इसके बाद इन्होंने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया, इस तरह की बातें कही गई। तो ये नेहा कुमारी जो डीआरआई की जो स्पेशल इंटेलिजेंस ऑफिसर है, उनका पेपर है जो अरेस्ट मेमो है, जो मैंने आपको दिखाया कि जांच में दरअसल निकल क्या क्या आया। आप सोचिए किस तरह से छिपाया गया। इसके अलावा भी ये बताती हैं कई बार दुबई गई, मिडिल ईस्ट की कई कंट्रीज़ में गई हैं, कौन इनके नेटवर्क में थे, किन से लेती थी, किन से देती थी, ये भी अब जांच लगातार आगे बढ़ रही है। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात है कि डीजीपी को क्या इस बाबत कुछ नहीं पता था, उनकी भूमिका की जांच हो रही है, वो भी गिरफ्तार हो सकते हैं अगर उनकी इन्वॉल्वमेंट इसमें निकली तो। अब आगे अगर कुछ और चीजें हो गई तो अलग बात है। यानी कि डीजीपी जो रामचंद्र राव हैं, उनकी बेटी है रन्या राव, उनके खिलाफ अब बहुत गंभीर सबूत मिले हैं, जो मैंने अरेस्ट मीमो आपको पढ़ दिया है। ये पूरा अरेस्ट मीमो डीआरआई का है जो अभी हमारे पास मौजूद था। इसके अनुसार उन्होंने कई ऑफेंसेस किए हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कुछ और जानकारी निकल कर आ रही है। जानकारी यह है कि दुबई कस्टम डिक्लेरेशन, इन्होंने गोल्ड डिक्लेयर्ड फॉर ट्रेवल टू जेनेवा, जो दुबई कस्टम के अधिकारियों को जो डिक्लेरेशन दिया इन्होंने, नवंबर और दिसंबर 2024 का एक डॉक्यूमेंट मिला है डीआरआई के अधिकारी को। उसमें बताया है कि वो जिनेवा लेकर जा रही है गोल्ड, लेकिन वहां से ये भारत आ गई। आप सोचिए, डाइवर्ट हो गई और भारत आ गई चोरी छिपे। मल्टीपल विजिट्स दुबई की हुई है इनकी, जिससे इनका ये तमाम चीजें सामने आ रही है। इनके ऊपर जो लीगल कॉन्सिक्वेंसेज है, कस्टम एक्ट लगा है, कॉग्निजेबल है, और नॉन बिलेबल ऑफेंसेस लगे हैं, सेक्शन 104 लगा है। इन्होंने बिल्कुल भी एक तरह से वो नहीं किया, सपोर्ट नहीं किया। और इसमें ये बताते हैं कि 4 प्रोटोकॉल अधिकारियों को भी सम्मन किया गया है पूछने के लिए कि भाई ये कैसे, जो कि पॉलिटिशियंस, गेस्ट, वीवीआईपीस को जो एयरपोर्ट पर जो फैसिलिटी देते हैं प्रोटोकॉल ऑफिसर, उनसे भी पूछताछ किया कि इनको किस बेसिस पर जाने दिया जा रहा था, क्यों चेकिंग नहीं हो रही थी इनकी, क्या इनके पिताजी का कोई इन्वॉल्वमेंट है। नहीं, सबसे बड़ी बात ये निकल कर आती पिताजी का इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक लेडी जाए जा रही है और वो इस तरह की हरकतें करें। इनका पूरा नाम मैं आपको बता दूं, हर्षा वर्धनी रान्या राव इनका पूरा नाम है, और तमाम चीज़ें अब इसमें डिक्लेरेशन दी है। ये पता चला है, मैं आपको कुछ और जानकारियां इसमें दे दूं। बड़ी चौंकाने वाली जानकारी है ये। दुबई ही नहीं, अमेरिका, यूरोप भी गई थी, और 17 गोल्ड बार हैं इन्होंने डीआरआई के सामने कबूल किया है। 17 गोल्ड की बार है जो ये जानकारी निकल कर आ रही है। इसके अलावा और बता दूं आपको मैं, 30 बार दुबई की यात्रा की है, 15 दिन के अंदर 4 बार यात्रा की है, और आप सोचिए और भी चीजें इसमें निकल कर आ रही है। इन्होंने बोला है कि मैंने यूरोप, अमेरिका और मध्य पूर्व की यात्रा करने से पहले दुबई, सऊदी अरब भी गई थी। यह भी इन्होंने बताया है कि इनको बहुत, जब बुलाया जाएगा ये कह रहे हैं मैं हाजिर हो जाऊंगी, मुझे खाने पीने की पेशकश भी की गई थी लेकिन मैंने सिर्फ पानी पिया। इस तरह की तमाम बातें इन्होंने डीआरआई के अधिकारियों को कही है। सिर्फ इतना ही नहीं, जो मैं आपको जो अहम बात बताने जा रहा हूं कि इनका जो रोल और इन्वॉल्वमेंट कई चीज़ों में और सामने आ रहा है। यानी इनके फादर का जो वार है उसके बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग लेवल पर मेरे पास यहाँ इकट्ठी हुई है, तो हो सकता है कि मैं थोड़ी सी आपको बताने में कई बार आगे पीछे होता है। सीआईडी जो जाँच थी, राज्य पुलिस की भूमिका की सीआईडी जांच बुधवार को कर्नाटक सरकार ने वापस ली है। हालांकि राज्य पुलिस द्वारा कथित तौर पर विशेष अधिकारों को दुरुपयोग की सीआईडी जांच की अनुमति देने वाले आदेश को वापस लिया। ये क्यों लिया गया है, ये एक चौंकाने वाली बात है। आधिकारिक विशेषाधिकारों और प्रोटोकॉल लाभों के दुरुपयोग में पुलिस की कथित संलिप्तता की सीआईडी जांच का आदेश दिया था। हम सबको पता है ये आदेश दिया गया था, लेकिन अब ये वापस ले लिया गया है क्योंकि इसमें एक और जांच चल रही है। वो कर्नाटक सरकार ने जो अतिरिक्त मुख्य सचिव है गौरव गुप्ता, उनके नेतृत्व में डीजीपी रामचंद्र राव की भूमिका की जांच कर रहे हैं। वो कि इस वक्त वो क्या है मैं आपको बता दूं, कर्नाटक राज्य पुलिस आवास एवं अवसंरचना विकास निगम के अध्यक्ष हैं, वो डायरेक्टर हैं, प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। सवाल ये उठता है कि वो किस तरह से मदद कर रहे थे। अभी भी बेल नहीं मिली है और तमाम चीजें पुलिस इन्वेस्टिगेशन में निकलकर सामने आएगी, लेकिन कई इतना गोल्ड आप सोचिए लेकर आ रही है डीजीपी की बेटी, और उसके बावजूद इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है जो कि इसको लेकर
बीजेपी ने भी एक मांग की है कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर तस्करी रैकेट से जुड़े उस मंत्री के नाम का खुलासा करने का अनुरोध किया। यानी कि कहा है कि एक मंत्री का नाम बताइए। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीवाई विजेंद्र, उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री तस्करी रैकेट में कथित रूप से शामिल मंत्रियों के नाम का खुलासा करें। तो क्या ये पॉलिटिकल कनेक्शन है, ब्यूरोक्रेट्स कनेक्शन है, कैसा कनेक्शन है? कैसे एक लेडी इतना गोल्ड लेकर आई जा रही थी, इतनी बार जाए जा रही थी, किसी को भनक तक नहीं हो रही थी। ये बता रहे हैं कि एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की बेटी होने के नाते रान्या के प्रभाव में उसे एयरपोर्ट पर पुलिस एस्कॉर्ट समेत स्पेशल ट्रीटमेंट दिला रहे थे। आप सोचिए, अब इनकी भी जांच हो रही है। बीजेपी के एक विधायक हैं भरत शेट्टी, उनका क्या कहना है कि कांग्रेस सरकार के 2 मंत्रियों ने हस्तक्षेप किया और रान्या को कानूनी झमेले से बचाने में मदद की है। बीजेपी ने इसे केरल जैसा मामला बताया है। आप सोचिए, इस तरह की कांग्रेस ने भी बीजेपी को घेरा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने अपने कार्यकाल के दौरान रान्या की फर्म को स्टील प्लांट देने के लिए जमीन आवंटित कर दी थी। हमने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी दोस्तों, जिसमें बताया था किस तरह से जमीन आवंटित की थी बीजेपी की सरकार ने। मंत्री ने स्पष्ट किया कि रान्या से जुड़ी कंपनी शिरोडा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इनकी कंपनी थी। 12 एकड़ भूमि स्वीकृत की गई थी, यानी कि वार और पलटवार। अब इसके कॉल रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं, इस तरह की जानकारी निकल रही है। कई सारे फॉरेन नंबरों से इसकी बात हुई है, ये भी जानकारी निकली है। ये भी पता चला कि जब ये दुबई पहुंची थी, वहां किसी शख्स ने इसको ये गोल्ड दिया था, और जब गोल्ड दिया था ये उसको जानती नहीं, ऐसा रान्या ने बताया। वो वापस आई, यहाँ उसको एक ऑटो में गोल्ड रखना था, एक आदमी को ऑटो में रखना था, इस तरह की जानकारी निकल कर आई है। वो किस ऑटो में रखना था इसके बारे में इसको भी नहीं पता है, जैसा इसका कहना है। तो कई लेवल पर इन्वेस्टिगेशन और कई लेवल पर जो रान्या की बातें हैं वो अब पुलिस जांच कर रही है। लेकिन जो कुछ खुलासे हैं वो मैं आपको बता दूं। लेकिन सबसे बड़ी है, नेताओं की भूमिका पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। इसके अलावा कई पॉलिटिशियंस पर भी सवाल उठ रहे हैं, जो कि एक बहुत ही संगठित नेटवर्क का ये खुलासा कर रहा है। कई लेवल पर, मल्टी लेवल पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन इस पूरे केस ने कर्नाटक की राजनीति में भी भूचाल ला दिया है, क्योंकि एक लेडी जो कि डीजीपी की बेटी है, सौतेली बेटी है, वो दुबई में किसने दिया था सोना, इस बाबत भी जांच शुरू हुई है। जैसे मैंने आपको बताया था, बेंगलोर में किसे डिलीवर कर रहा था, इस पर भी जांच हो रही है। उसने यूरोप, अमेरिका और मिडिल ईस्ट के कई देशों का दौरा किया है, रान्या ने कबूल किया है। 2 सप्ताह में कई विदेशी नंबरों से कॉल आ रहे थे। अब सुनिए आगे। वो बताती हैं कि फोटोग्राफी और रियल एस्टेट बिजनेस के सिलसिले में यात्रा करती थी, ये कहना है रान्या का। यह भी कहा है कि 1 मार्च को एक विदेशी फोन नंबर से कॉल आया था उनके पास। मुझे दुबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 के गेट नंबर ए पर जाने का निर्देश दिया गया था। ऐसा तो हो नहीं सकता कोई रैंडम कॉल करे और आप उसके कहे अनुसार चल रहे हैं। आपका जान पहचान का ही होगा, सिंपल सी बात है। मैंने कभी दुबई से सोना नहीं करा। जब मैंने दुबई से बेंगलोर में सोने की तस्करी की, ये पहली बार था, ये कह रही हैं। रान्या ने उस शख्स की पहचान बताने से इनकार कर दिया जिसे उसने निर्देश दिया था, और ये कहा कि यूट्यूब के जरिए उसने छिपाना सीखा था, तमाम बातें बोली। कॉल करने वाले का लहजा अफ्रीकी अमेरिकी जैसा था। उसने मुझे बताया कि वह दुबई सफ़ेद गाउन में एयरपोर्ट पर मिलेगा। हम दुबई एयरपोर्ट पर टर्मिनल 3 के गेट पर मिले। सुरक्षा जांच के बाद उसने मुझे सोने की छड़ें दी। इसके बाद वो कहती है कि मैं सोने को प्लास्टिक से ढके 2 पैकेट में थे ये सोने। इसके बाद मैंने एयरपोर्ट पर क्रेप बैंडेज और कैंची खरीदी, वॉशरूम गई, वहाँ जीन्स और जूतों में और अपनी कमर में सब जगह चिपका लिए। पति के क्रेडिट कार्ड से फ्लाइट्स बुक करती थी, इस तरह की भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। यानी कि बहुत मल्टीपल लेवल पर इस मामले की इन्वेस्टिगेशन हो रही है। लेकिन जो सबसे अहम है, जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था कि दुबई में किसने सोना दिया था और बेंगलोर में किसे डिलीवर करना था। अब इसके इर्द गिर्द सारी बैकवर्ड लिंकेजेस, फॉरवर्ड लिंकेजेस, ये तमाम जो पुलिस है खंगाल रही है। मैंने आपको कोशिश की कि अरेस्ट मीमो से लेकर पॉलिटिकल रिएक्शंस क्या इस पर आ रहे हैं, इसके अलावा इस पर इस पूरी घटना में जो रोल है वो लीगल क्या क्या इसमें पनिशमेंट्स हैं, सेक्शंस इन्वॉल्व हुए हैं, वो आपको बताया। साथ साथ मैंने आपको बताया कि अरेस्ट मीमो क्या कहता है इसको लेकर। जैसे मैंने बताया E566 ये फ्लाइट नंबर थी, एमिरेट्स फ्लाइट थी, जो जब लैंड हुई बेंगलुरु पर तभी इसको पकड़ लिया गया। ग्रीन ये बताते हैं चैनल, शी वॉज क्रॉसिंग द ग्रीन चैनल, यानी क्रॉस कर रही थी तभी इसको रोका गया। जब एक मशीन में अलाउड टू एंटर DFMD एक मशीन होती है जो कि एंट्रेंस पर होती है ग्रीन चैनल के, तो इनके बैगेज ने पॉजिटिव इंडिकेशन दिए ऑफ मेटल डिटेक्शन। आप सोचिए, ये बताया कि मेटल हो सकता है। अब वो मेटल इनकी बॉडी पर चिपका हुआ था, यानी मशीन ने ही काफ़ी कुछ क्लियर कर दिया था। इसके बाद जब सर्च किया तो तमाम चीज़ें मिली और उसके बाद इनके घर तक भी सर्च हुई। ये बताया कि इन्होंने
गोल्ड बार जो है वो किस तरह से क्रेप बैंडेज, टेप और टिश्यू के ज़रिए किस तरह से चिपका रखी थी। कई सारी चीज़ें इसमें सामने आ रही, कब से काम कर रही है, कितने लोग इनके नेटवर्क में हैं, क्या कोई पॉलिटिशियन है या फिर पॉलिटिशियन नहीं है। इन तमाम एंगल्स पर इन्वेस्टिगेशन जारी है और यह भी पता चला है कि कोई बैगेज डिक्लेरेशन नो बैगेज डिक्लेरेशन वॉज फाइल्ड बिफोर द कस्टम ऑफिसर्स, जो कि एक मैंडेटरी है। अगर आप इस तरह का गोल्ड लेकर आते हैं तो आपको बैगेज डिक्लेरेशन देना होता है। तो इस तरह से कस्टम एक्ट 1962 के सेक्शन 111 में ये दोषी कहलाई गई हैं। हर एक एंगल से मामले की जांच कर रही है। कोशिश की मैंने इस वीडियो के जरिए आपको एक एक पहलू बताने की। ये वीडियो कैसे लगे दोस्तों जरूर बताइएगा। शुक्रिया।